अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स वाला। मैं हूं अजहर रियाज हंजरा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे थे। हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने सीखा था कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स आ गए थे जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने आर्गन डायग्राम बनानी सीखी थी। तो मतलब हम पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे थे इन पोलर फॉर्म हम कन्वर्ट उसको डील कर रहे थे। अब पोलर फॉर्म में हम इस पे ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे। ऑपरेशन मतलब उसको कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, दो पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे उनको डिवाइड करवा सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये सीखेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और इसमें हम जो है एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो सेम रूल होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, इनको पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट कर लिया। दोनों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। इसका वही सेम रूल है, जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे वैसे ही हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में जो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, हम इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में भी वही काम है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम काम है। तो इस वजह से मैं दोनों ही एक साथ सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लिकेशन भी हम सीख लेंगे कि पोलर फॉर्म में दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम इसके साथ ही प्रूफ कर देंगे। Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो फिर हमने शो करवाना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये हमने प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं, हम दो नंबर्स ले लेते हैं। हमने Z1 नंबर ले लिया और Z2 नंबर ले लिया। इसमें हमने R ले लिया R1 और थीटा ले लिया हमारे पास है θ1। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वो हमारे पास क्या है, θ1 है। ये याद रखना है आपने। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, वो है θ2 और R2 है। दो नंबर्स हमने ले लिए। अब दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो Z1 इंटू Z2 राइट हैंड साइड पे दोनों की वैल्यूज मैंने लगा दी मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए R2 एंड R1 दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। बाद में हम लेंगे cos θ1 को और दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। cos θ1 को जब cos θ2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, cos θ1 cos θ2 आ गया, ठीक है। और इसी तरह cos θ1 को sin θ2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा cos θ1 sin θ2 आ गया। सिमिलरली हम sin θ1 को लेंगे और दोनों वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अयोटा sin θ1 को मल्टीप्लाई करवाया cos θ2 से, और फिर अयोटा sin θ1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया अयोटा sin θ2 से, तो अयोटा स्क्वायर sin θ1 sin θ2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ चुका है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, वो -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अयोटा स्क्वायर की भी नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू लगा देंगे। बाकी सारी टर्म्स वैसे ही हैं, सिर्फ हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 इंटू प्लस हमारे पास साइन आ गया माइनस का। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहली टर्म के साथ अयोटा नहीं है और लास्ट वाली टर्म के साथ अयोटा नहीं है, तो मतलब ये भी रियल है हमारे पास और ये भी रियल है। इसके साथ अयोटा है तो ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है। तो हम इन दोनों में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे। पहले cos θ1 और cos θ2 के साथ अयोटा नहीं था, और sin θ1 और sin θ2 के साथ अयोटा नहीं था। तो दोनों रियल और इमेजिनरी रियल पार्ट्स को मैंने सेपरेट कर लिया। इसी तरह बिटवीन जो दोनों टर्म है cos θ1 sin θ2 sin θ1 cos θ2, इनके साथ अयोटा था तो कॉमन लेके बाकी ये वैल्यूज बची हमने ये लिख ली। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बनी है, एक ये पूरी वैल्यू रियल पार्ट में और एक ये पूरी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट में। इनके लिए हमने ना ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज है कुछ पड़ी हुई, आइडेंटिटीज देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और इसी तरह sin अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो उनको वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे, या हो सकता है 10th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा हो। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसकी राइट हैंड साइड मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे।
और इसकी भी राइट हैंड साइड मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे। तो R1 R2 वैसे ही आ गया। इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, cos θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के मुताबिक। ठीक, और सेकंड वाली वैल्यू की जगह पे क्या आ गया, ये वाली, इसकी जगह पे आ गया sin θ1 प्लस θ2। ये सेकंड वाली आइडेंटिटी की जगह पे हमने राइट हैंड साइड गिवन थी आइडेंटिटीज की, लेफ्ट हैंड साइड हमने बना के लिख दी है। अब जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ये रिलेशन बना करेंगे, क्योंकि हम r और थीटा में डील करते हैं ना, पोलर फॉर्म में r और थीटा को डील करते हैं। तो दोनों के आर्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के जो एंगल्स होंगे, आर्गुमेंट होंगे, वो ऐड हो जाया करेंगे। दोनों के एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और दोनों के आर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ले, यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही करना सारा ही है, मतलब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट स्टार्ट होगा। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट हमने लेना है। तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है, मतलब इसका अगर हम आर्गुमेंट ले रहे हैं तो जो एंगल इसमें यूज हो रहा था वो आर्गुमेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, इसका जो एंगल होगा वो है θ1, इसका θ1 आर्गुमेंट है। इसी तरह जब हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसका क्या होगा, ये हमारे पास जो इसमें एंगल यूज हुआ है वो θ2 यूज हुआ है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 θ1 आ गया और आर्गुमेंट ऑफ Z2 θ2 आ गया। सिमिलरली ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका जो एंगल बन रहा है ये इसका आर्गुमेंट होगा, θ1 प्लस θ2। और θ1 अभी मैंने कहा वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 है, और θ2 क्या है, वो है आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो हम θ1 को आर्गुमेंट ऑफ Z1 से रिप्लेस कर देंगे और θ2 को आर्गुमेंट ऑफ Z2 से रिप्लेस कर दिया। तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये पूरा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का है, उसमें भी सॉल्व करेंगे और यहाँ तक इसका मल्टीप्लिकेशन भी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की है, जनरल आर्गुमेंट की भी बात की जा सकती है कि उसको भी प्रूफ करो। तो सेम यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जनरल आर्गुमेंट लिख देंगे। तो सेम वही काम करने के बाद ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 इक्वल टू θ1 प्लस θ2 आ गया। वो इस नंबर से ले रहे हैं ना, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 θ1 है और आर्गुमेंट ऑफ Z2 θ2 है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, चाहे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें या जनरल आर्गुमेंट की बात करें, दोनों ही सेम तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिमिलर वही तरीके से हम करेंगे। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए इन पोलर फॉर्म, Z1 ले लिया एंड Z2 ले लिया। R1 cos θ1 प्लस iota sin θ2, R2 cos θ2 प्लस iota sin θ2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए इन पोलर फॉर्म। अब इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो Z1 डिवाइड बाय Z2, राइट हैंड साइड पे उनकी वैल्यूज लगा दी हैं। अब देखें R1 और R2 तो सिंपल वैल्यूज ये सॉल्व आउट हो जाएंगी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो हमने cos θ1 प्लस iota sin θ2 का कॉन्जुगेट लिया, तो वो cos θ2 प्लस iota sin θ माइनस iota sin θ2 हो गया, उसी से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। अच्छा, अब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को हम क्लोज कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, cos θ1 को लिया, cos θ2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म बन गई। cos θ1 को sin θ2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस iota sin θ1 sin θ2 आ गया। सिमिलरली हम iota sin θ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो iota sin θ को cos θ2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई, और फिर इसको अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन गई। नीचे फॉर्मूला बन गया था a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको क्लोज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, iota स्क्वायर और iota स्क्वायर। तो पहले हम iota स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि -1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे iota स्क्वायर का -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी iota स्क्वायर -1 की इक्वल आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इस पे भी आइडेंटिटीज बन गई हैं। पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। अपन में देखें, पहले जो दरम्यान में दोनों टर्म्स हैं इसके साथ iota, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और पहली टर्म और लास्ट टर्म के साथ iota नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। cos θ1 cos θ2 प्लस iota sin θ1 sin θ2, ये वाली रियल और ये वाला रियल दोनों को सेपरेट कर दिया, और सिमिलरली हम इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स बन गई, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये और थर्ड टर्म ये। इनकी जगह पे हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी। तो तीन आइडेंटिटीज हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस iota स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो मतलब ये वाली जो टर्म है
ये वाली टर्म ये होगी 1 के इक्वल। अच्छा जी, अगला है cos अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? cos अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, और sin अल्फा माइनस बीटा क्या है? sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब ये हमारे पास देखें, इसकी भी राइट हैंड साइड और इसकी भी राइट हैंड साइड है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स हमने बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स में क्या होंगे? दोनों एंगल्स माइनस हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले के भी दोनों एंगल्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा और इसका भी एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो R1 डिवाइड बाय R2 वैसे ही आ गया और दोनों के एंगल्स क्या हो गए? इसमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 और थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंगल आ गए। अब यहाँ पे जब डिवाइड देखे, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो एंगल्स दोनों क्या हो रहे थे? ऐड हो रहे थे। यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे तो एंगल्स दोनों माइनस हो गए। यहाँ पे भी जब हम डिवाइड कर रहे तो एंगल्स दोनों क्या हो गए? माइनस। तो मतलब यही याद रखना है आपने, जैसे लॉ की प्रॉपर्टी थी, सिंगल पे लॉ अप्लाई करेंगे तो एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल ऐड हो जाते हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल माइनस हो जाते हैं, तो फिर वो दोनों लोग क्या होते थे? माइनस हो जाते थे। तो इसी तरह सेम इसमें हम क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो रहे हैं तो उनके एंगल्स दोनों ऐड हो जाएंगे और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट को प्रूफ करेंगे। यहाँ तक हमने मल्टी डिवीजन सीख ली है। अब इससे आगे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ पूरा करना है। तो 6 का प्रूफ, अगर हम इसका आर्गुमेंट z1 डिवाइड बाय z2 का आर्गुमेंट लिखे तो वो क्या आ जाएगा? जो इसका एंगल है थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 किसका आर्गुमेंट है? थीटा 1 है z1 का आर्गुमेंट और थीटा 2 किसका आर्गुमेंट है? वो है z2 का आर्गुमेंट। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा हमारे पास? वो इक्वल टू है थीटा 1 जो इसमें एंगल यूज हुआ है, और आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होगा हमारे पास? जो इसमें एंगल यूज हुआ है वो थीटा 2 यूज हुआ है। ठीक है, तो मतलब थीटा 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये हम प्रूफ करना चाह रहे थे, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। और इसी तरह ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इन जनरल आर्गुमेंट में भी इसका प्रूफ मांगा जा सकते हैं, कहा जा सकता है कि इसको भी प्रूफ करें, तो वो भी सेम ये सारा पार्ट करने के बाद हम ये वाला पार्ट इसमें सॉल्व कर देंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हमारे पास आ गया। तो ये प्रूफ हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने इसमें सॉल्व कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और अगर सिर्फ मतलब डिवीजन का कहा जा रहा है, पोलर फॉर्म की डिवीजन परफॉर्म कर दे तो वो यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे याद ये रखने वाली बात है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उनके एंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों के माइनस हो जाएंगे। तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z2। कहता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने पहले भी बताया आपको, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी तो पहले हम इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम z1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। z1 इक्वल टू 9 वैसे ही आ गया। cos, देखिए ये जो वैल्यू है 5 पाई बाय 4, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री। ओके, कैलकुलेटर से अब हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे। 9 वैसे ही आ गया। cos 225 डिग्री की वैल्यू आ गई माइनस 0.71, राउंड ऑफ करके लिखेंगे हमेशा वैल्यू। वैसे इसकी वैल्यू बनती है 0.7071, तो 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करके आप वैल्यू लिख देंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा जी। तो प्लस आयोटा वैसे ही आ गया। साइन 225 डिग्री की वैल्यू इसकी भी है माइनस 0.71 जी। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई माइनस 6.36 माइनस 6.36 आयोटा। नहीं जी, दोनों z1 की वैल्यू आ गई। सिमिलर इसी तरह हम z2 की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो z2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। z2 इक्वल टू 5 ऐसे आ गया। cos पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 5 वैसे आ गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0.87। 2 डिजिट्स तक मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ गया 2.5 प्लस 4.35 आयोटा। ले जी, z1 और z2 को हमने सॉल्व करके वैल्यूज लिखी, अब दोनों को ऐड कर लेना है। z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 6.36 माइनस 6.36 आयोटा।
और इसमें ऐड करना है Z2 की वैल्यू क्या है 2.5 प्लस 4.35 आयोटा। नहीं जी देखें, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, ये और ये दोनों रियल पार्ट हैं, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -6.36 प्लस 2.5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जी -3.86। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -2.01 आयोटा। लेकिन दोनों को हमने ऐड कर लिया, सिमिलर इसी तरीके से हम दोनों को माइनस कर लेंगे, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू -6.36 -6.36 आयोटा, और जब हम माइनस कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यूज जो है Z2 की वैल्यूज जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -2.5 -4.35 आयोटा। लीजिए इसकी भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ये और ये दोनों रियल पार्ट हैं तो ये आपस में दोनों प्लस माइनस होंगे, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8.86। अब ये और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो ये आपस में दोनों प्लस माइनस होंगे, तो जब इनको करेंगे तो ये आ जाएगा -10.71 आयोटा। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, दोनों का हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा यहाँ पे बात याद रखने वाली कि पॉइंट के बाद ना ये जो वैल्यूज है इसका कोई एक दो पॉइंट्स का फर्क भी आ सकता है, जब आप राउंड ऑफ करते हैं या राउंड ऑफ नहीं करते तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो सकता है, 8 7 हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए और उसमें राउंड ऑफ करके लिखा हुआ हो तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए बुक से तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, पार्ट 3 में हमने क्या करना, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि अगर जब हम पिछले पार्ट में हमने किया कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा जी R1 एंड R2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे जबकि एंगल्स दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। लीजिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे एंगल देखे तो 5π/4 है हमारे पास और दूसरा एंगल क्या है π/3, R1 क्या है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 5, ले जी cos θ1 है हमारे पास, आप लिख भी सकते हैं θ1 क्या है, आप यहाँ पे अलग से लिख लें, θ1 इक्वल टू है हमारे पास 5π/4 एंड θ2 हमारे पास क्या है वो है π/3, तो दोनों की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5π/4 प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/4 प्लस π/3। नहीं जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 5 आर 45 कॉस 5π/4 प्लस π/3, इसको कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19π/4 प्लस आयोटा साइन 19π/4। लीजिए ये हमारा आंसर आ गया, इसको ये वो क्या है, ये भी कह सकते हैं कि इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर लिखना है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आंसर लिखना है, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा था कि आप पोलर फॉर्म को कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीजिए अगले स्टेप में हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू होता है R1 डिवाइडेड बाय R2, और दोनों के एंगल्स क्या आते हैं माइनस हो जाते हैं, θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यहाँ पे अगर हम देखें तो θ1 हमने लिखा हुआ है वो है 5π/4 और θ2 क्या है π/3, R1 हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 5 cos 5π/4 माइनस 3π/3, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ θ1 की प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, 9/5 वैसे ही आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी माइनस कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 11π/4 11π/12 प्लस आयोटा साइन
11 पाई बाय 12, या एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करना आसान है तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह सेम तरीके से होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है कि आपने जो आंसर है ना वो एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। आंसर को किस फॉर्म में लिखना है? एक्स प्लस एयोटा वाई की। तो पहले हम z1 को सॉल्व करते हैं। z1 इक्वल टू 7 वैसे ही आ गया। cos 23 पाई बाय 12 कितने डिग्री बनता है हमारे पास? ये बनता है 345 डिग्री। कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे। ये पाई की जगह 180 लगा देंगे। 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12, तो 345 डिग्री बन गया। प्लस आयोटा साइन 345 डिग्री। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 वैसे ही आ गया। cos 345 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.97, राउंड ऑफ करके लिखनी है वैल्यूज आपने। प्लस आयोटा साइन 345 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास -0.26। ले जी 7 को मल्टीप्लाई करवा देते तो आंसर आ गया 6.79। प्लस माइनस माइनस 7 को 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.81 आयोटा। ले जी z1 सॉल्व कर दिए। सिमिलरली हम z2 को सॉल्व करेंगे तो z2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 11 इंटू कॉस 11 पाई बाय 12 हमारे पास कितना बनता है? ये बनता है 165 डिग्री। कैसे इसको सॉल्व करेंगे जी? पाई की जगह 180 लगा देंगे। 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन 165 डिग्री। 11 वैसे ही आ गया। cos 165 डिग्री की वैल्यू कहती है होती है -0.97 प्लस आयोटा, और इसकी 165 साइन 165 की वैल्यू होती है 0.26। कैलकुलेटर से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया -10.67 प्लस, अच्छा 0.26 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2.85 आयोटा। ले जी दोनों पोलर फॉर्म आ गई। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। z1 प्लस z2। ले जी दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं तो दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। 6.79 माइनस 1.81 आयोटा प्लस क्या वैल्यू है जी? माइनस 10.67 प्लस 2.85 आयोटा। जब कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर है वो आ गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3.88। अच्छा जी ये इमेजिनरी पार्ट है इसमें और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया +1.04 आयोटा। नहीं जी दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को सेकंड पार्ट में दोनों को क्या करना है? हमने माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। z1 माइनस z2 इक्वल टू, दोनों माइनस होंगे तो 6.79 माइनस 1.81 आयोटा। जी z1 की वैल्यू लगा दी z2 की। जब हम माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो गया 10.67 माइनस 2.85 आयोटा। नहीं जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 17.46। अच्छा जी ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया -4.65 आयोटा। ये सेकंड आंसर आ गया और ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ही हमने अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है मतलब z1 मल्टीप्लाई z2 फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है r1 डॉट r2 इंटू कॉस, दोनों एंगल्स ऐड हो जाते हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। नहीं जी वैल्यूज पुट कर देते। θ1 हमारे पास क्या है? θ1 हमारे पास है 23 पाई ओवर 12 और θ2 हमारे पास क्या है? θ2 हमारे पास है 11 पाई ओवर 12। नहीं जी दोनों को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। r1 हमारे पास 7 है एंड r2 हमारे पास 11 है। दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11 कॉस θ1 है 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा आयोटा कह रहा हूँ। अच्छा जी θ2 क्या है हमारे पास? θ2 है 11 पाई बाय 12। देखिए इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। 77
कॉस। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया 44 34 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई/12। अच्छा, इसकी चूंकि हम इसका आंसर लिखना चाह रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो इसको हमको मजीद भी सॉल्व करना पड़ेगा। 77 वैसे ही आ गया कॉस। इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे 34 पाई/12 34 पाई/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 510 डिग्री। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस आयोटा साइन 510 डिग्री। जी, इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। 77 इंटू कॉस 510 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास -0.87 प्लस एयोटा वैसे ही आ गया। साइन 510 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई, साइन 510 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.5। कैलकुलेटर से हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 77 से, तो ये हमारे पास आ गया 66.99 प्लस 38 पॉइंट, ये माइनस का साइन आ जाएगा 38.5 आयोटा। नहीं जी, ये हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन में। सेम इसी तरीके से हम डिवाइड को परफॉर्म कर देंगे। तो डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 कॉस, एंगल्स दोनों माइनस हो जाते, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू R1 है हमारे पास 11, R1 है हमारे पास 7/11 कॉस। दोनों एंगल्स हमने प्लस करने हैं तो 23, दोनों एंगल्स माइनस करने हैं तो 23 पाई/12 माइनस 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन, ले जी दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे। थीटा 1 हमारे पास है 23 पाई/12 माइनस 11 पाई/12, ले जी माइनस कर लें 7/11 कॉस। कैलकुलेटर आपके पास है, 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 12 पाई/12 आ गया, तो मतलब ये पाई आंसर बच गया। प्लस आयोटा साइन पाई। मतलब अगर आप एलसीएम लेके इसका स्टेप बढ़ाएंगे तो उससे फायदा नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर निकल आता है। तो ये आ गया 7/11 और पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री। ले जी 180 डिग्री पे कॉस क्या होता है, कॉस होता है -1 प्लस आयोटा और साइन 180 0 होता है। ले जी 7/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7/11 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आयोटा। ये हमारा आंसर डॉट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया था पीछे ही। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते तो ये भी, इसमें भी हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर देन इनको डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास, चूंकि डिवाइड करना चाह रहे हैं Z1 डिवाइड बाय Z2, क्या फॉर्मूला जी, फॉर्मूला है हमारे पास R1 डिवाइड बाय R2 और एंगल्स दोनों के माइनस हो जाएंगे इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए R1 हमारे पास 6 है और R2 3 है कॉस। थीटा 1 हमारे पास वो है 150 डिग्री एंड ये थीटा 2 है एंड थीटा 2 हमारे पास है 30 डिग्री। देखिए ये आ गया 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये कैंसल आउट हो गया, 2 बच गया और 150 माइनस करेंगे 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। अच्छा जी 120 डिग्री की हम वैल्यू लगा देते हैं। टू आ गया वैसे ही। cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। जी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया -2/2 प्लस आयोटा 2√3/2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बच गया -1 और सेकेंड हमारे पास बच गया √3 इंटू आयोटा। देखिए ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 का। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जी1 डॉट जी2 इक्वल टू दोनों आर्स मल्टीप्लाई होंगे और एंगल्स दोनों ऐड हो जाएंगे, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हम देखें तो थीटा 1 हमारे पास 60 डिग्री है एंड थीटा 2 हमारे पास है 90 डिग्री। R1 2 है, R2 हमारे पास कितना है, वो 5 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 कॉस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ले जी दोनों ये 10 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। नहीं जी 10 वैसे ही आ गया। cos 150 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 150 डिग्री की वैल्यू होती है जी हमारे पास -√3/2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू थी 1/2। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 10/2, कैंसल आउट हो गया, 5 आ गया, -5√3, 2 5s are 10 प्लस 5 आयोटा। ले जी ये हमारा आंसर इसका भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। चूंकि स्मॉल लेटर यूज किया हुआ तो इसका मतलब है जनरल आर्गुमेंट हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे मॉडुलस पहले फाइंड कर रहे थे, देन आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है जी, जी मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट भी -2 है और इमेजिनरी पार्ट भी -2 है, दोनों का स्केयर आ गया, -2 का स्केयर 4 और फिर 4 + 4 8 आ गया, और 8 का अंडर रूट कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/2। ले जी जी का मॉडुलस आ गया। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने से पहले हम डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट पहले डिसाइड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट है जी -2, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 और फिर -2 है तो डाउन साइड जाएंगे 1 -2, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा, मतलब पाई में थीटा को ऐड करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो एक्स इसमें 2 आ गया एंड वाई इसमें आ गया 2, क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें नहीं यूज करते जब हम थीटा, वो सिर्फ स्पेशल केस की सूरत में ही हम जो नेगेटिव साइन है वो यूज करते हैं। लेकिन थीटा का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स 2/2 कैंसल आउट हो गए, tan इनवर्स 1 ये होता है 45 डिग्री जो कि बनता है π/4। अब चूंकि थीटा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसमें पाई ऐड करेंगे, तो थीटा इक्वल टू आ गया π/4 प्लस पाई। तो π/4 प्लस पाई को एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, पाई प्लस 4 पाई। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5π/4। लीजिए थीटा आ गया। कह रहा है कि जनरल आर्गुमेंट हमने इसका फाइंड करना, तो जनरल आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इक्वल टू होता है थीटा प्लस 2n पाई। थीटा हमारे पास क्या है 5π/4 प्लस 2n पाई। ये जनरल आर्गुमेंट का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लीजिए हमारे पास आर्गुमेंट और हमारे पास जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई है। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नोट्स याद से बनाएं और नोट्स बना के उसको अपने पास सेव रखें, और नोट्स बनाने का तरीकाकार ये होता है कि उसको आप सेपरेट रजिस्टर पे नोट्स बनाएं, तो ताकि जो आपने समझा हुआ है वो आपको रिमाइंड करने में या रिकॉल करने में आसानी है, वो रजिस्टर पकड़े और आप उसको रिकॉल कर लें। लीजिए फी ईमान अल्लाह, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द इंशाल्लाह।